ये घटना है फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिनेशन। आज की हमारी स्टोरी है एक अजीब मर्डर की, एक बच्चे के मर्डर की, जिसको बेरहमी से मार दिया गया, बॉक्स में पैक कर दिया गया, फेंक दिया गया। बात है 25 फरवरी 1957 की फिलाडेल्फिया। फरवरी 1957 एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का एक सुनसान झाड़ियों भरी जगह पर छछूंदर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा था। छछूंदर को पकड़ने के लिए वो ऐसा जाल लगा रहा था। वो देखता है कि पास ही में एक बॉक्स पड़ा हुआ है। पास जाता है तो देखता है कि वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स है। जब उसके अंदर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है। उस बॉक्स के अंदर एक लाश थी। वो डर जाता है, पुलिस को बताने के बारे में भी सोचता है। फिर कुछ सोचकर वो अपना इरादा बदल लेता है। 24 फरवरी को एक दूसरा लड़का, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, जिसका नाम था फ्रेडरिक बेनोसिस, वो आता है उसी जगह, रोड पर अपनी गाड़ी पार्क करता है और इस झाड़ियों भरी जगह पर आ जाता है। और वहां पर उसकी नज़र भी इस बॉक्स पर पड़ती है। जब वो इसके पास जाता है और देखता है तो इसके अंदर उसे एक बच्चे की लाश दिखाई देती है। वो डर जाता है और अपने घर चला जाता है और किसी से इसके बारे में कुछ नहीं कहता। का माइंड चेंज होता है और ये तय करता है कि वो पुलिस को बताएगा। बेसिकली हुआ ये था कि इसका माइंड चेंज नहीं होता, ये एक पादरी से मिलता है, प्रीस्ट से, और पादरी इसको सलाह देता है कि आप जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो इसके बारे में। तो वो पुलिस को बताने के लिए जाता है। वो जाता है पुलिस के पास और उन्हें बताता है कि जब वो रोड से जा रहा था तब उसने एक रैबिट को एक जाल में फंसे हुए देखा। तो वो उसे छुड़ाने के लिए उस जगह पर चला गया और वहां पर उसकी नज़र इस बॉक्स पर पड़ी। पर पुलिस है। पुलिस ने जब सख्ती बरती तो उसने बताया कि दरअसल वो उस लोकेशन के पास बने हुए स्कूल की लड़कियों को देखने के लिए वहां पे गया था। अब क्योंकि फ्रेडरिक एक साथ दो बातें कर रहा था तो पुलिस को थोड़ा लगा कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ। पुलिस फ्रेडरिक का लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने का फैसला करती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है और फ्रेडरिक बेगुनाह साबित हो जाता है। फ्रेडरिक के जाने के बाद जिस पहले लड़के ने लाश देखी थी वो भी आता है और बताता है कि उसने उस जगह पर छछूंदर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया हुआ था और उससे डर था कि अगर वो पुलिस को बताएगा तो उसका ये ट्रैप वहां से लोग हटा देंगे। अब बच्चे की ऑटोप्सी की जाती है और बच्चे की एज निकल कर आती है 3 से 7 साल के बीच। इसके अलावा बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। एक चोट का निशान एल साइज का था जो उसकी चिन पर, ठुड्डी पर बना हुआ था। उन्हें देखकर ये साफ लग रहा था कि इन्हें जानबूझकर काटा गया है। बच्चे की लेफ्ट चेस्ट पर, उसके ग्रोइन एरिया पर और उसके एंकल, पैर का जो टखना होता है, उस पर भी चोट के निशान थे। उसके बालों को भी अजीब तरीके से, सिर में भी कई चोट के निशान थे। बच्चे को देखकर ये साफ लग रहा था कि वो कुपोषण का शिकार भी था। उसे भूखा प्यासा भी रखा गया था। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर स्पेलमैन का कहना था कि मरने की वजह है उसके सिर पर लगने वाली चोट। जो फाइनल उसको जो चोट जो उसके लिए प्राण घातक, जानलेवा सिद्ध हुई, वो थी उसके सिर में लगने वाली चोट। उसको सिर पर मारा गया था किसी मजबूत चीज से। ऑटोप्सी में एक बात और निकल कर सामने आई कि बच्चे के सर को बहुत जोर से दबाया भी गया था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी कहना है कि पहले उसके सर को दबाया गया और दबते हुए ही उस पर किसी मजबूत चीज से अटैक किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। सबसे पहले वो ब्लैंकेट जिसमें बच्चे की लाश को लपेटा गया था उसे एग्जामिन किया जाता है, पर कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि टेस्टिंग से पता चलता है कि कंबल को अभी अभी बीते 2 या 3 दिन में धोया गया था। पुलिस बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लेती है और अपने डेटाबेस से मैच करती है ताकि पता चल सके कि बच्चा है कौन। और उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी डेटाबेस के साथ मैच नहीं करते। क्योंकि इस केस की फिलाडेल्फिया में काफ़ी बातें होने लगी थी
तो पुलिस पर भी प्रेशर बन गया कि इस केस को सोल्व करें। अब पुलिस डिसाइड करती है जॉन की फ़ोटो छपवाने का। ऑफिसर्स इस मरे हुए बच्चे को ड्रेस पहनाते हैं और इसका एक फ़ोटो लेते हैं। उम्मीद थी कि इस बार इसका नाम पता चल जाएगा, पर कोई सामने नहीं आता। अब पुलिस उस बॉक्स को नोटिस करती है और देखते है कि उस पर जेसी पेनी, ये कंपनी का नाम है, ये लिखा हुआ था। मतलब ये हुआ कि वो बॉक्स एक जेसी पेनी कंपनी की ही किसी शॉप का था और पेंसिल्वेनिया में जेसी पेनी कंपनी का माल बेचने वाली एक ही शॉप थी। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है और पता करती है कि अभी रिसेंटली जो जो लोग उनके यहाँ से बच्चों के लिए गाड़ी ले गए हैं उनके नाम जानने की कोशिश करती है और 12 में से 11 कस्टमर मिल भी जाते हैं। अब इस बॉक्स को FBI के टेक्नीशियंस को दिया जाता है चेक करने के लिए, पर इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलता। इस बीच पुलिस को उस जगह से 3 चीज़ें और मिलती है, एक नीले कलर की कैप, एक नीले कलर की स्कार्फ और एक रुमाल। जो नीले कलर की कैप थी उसके ऊपर एक लोगो बना हुआ था। पुलिस को यहाँ से उम्मीद जगी। एक कंपनी का लोगो था जिसका नाम था रॉबिन्स बाल्ड ईगल कैप एंड हैट कंपनी। हैना रॉबिन्स स्टोर की मालिक बताती है कि उन्होंने रिसेंटली 12 कैप्स बेची है ऐसी जो कैप मिली थी। इसकी हैना पहचान भी कर लेती है। पुलिस हैना को बच्चे की फ़ोटो दिखाती है। हैना उसे पहचान जाती है और बताती है कि ये बच्चा और इसके साथ एक आदमी दोनों स्टोर में आए थे कैप खरीदने, पर हैना उस आदमी का चेहरा याद नहीं कर पा रही और ना ही उसने उस आदमी का नाम और एड्रेस लिखा था कहीं। बच्चे की मौत हुई तब उसकी लंबाई 41 इंचेस और वज़न था 30 पाउंड। डॉक्टर स्पेलमैन ने बताया कि बच्चे को बुरी तरह पीटा गया था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर भी काफ़ी खरोंच आई थी। बच्चे के लेफ्ट एंकल पर भी एक मार्क देखने को मिला था। पुलिस ने करीब 3 लाख के करीब पैम्पलेट्स बनवाए और पेंसिल्वेनिया के साथ न्यू जर्सी में भी बंटवाए, पर इस पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 5 महीने बाद पुलिस ने हार मानकर लाश को दफना दिया। कब्र के ऊपर हेडस्टोन पर जहां नाम लिखा जाता वहां पर अननोन लिखा गया और नीचे लिखा गया हेवनली फादर ब्लेस दिस अननोन, ऊपर वाले इस अजनबी की रक्षा करना। अब पोर्टर्सफील्ड, वो एरिया जहां बच्चे को दफनाया गया था, उसकी कब्र को 1998 में फिर खोदा जाता है। लाश से DNA लिया जाता है इस उम्मीद में कि इस DNA को अभी के लोगों से मैच करके पता लगाया जा सकता है कि ये किसका रिलेटिव हो सकता है, बट DNA प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इसको मैच किया जा सके और उस रिजल्ट्स पर भरोसा किया जा सके। तो ये भी कोशिश नाकामयाब हो गई। सेम ऐसी ही कोशिश 2000 में फिर की गई, फिर से कोई बात नहीं बनी। अप्रैल 2001 आता है में फाइनली बॉडी के दांत से DNA को सक्सेसफुली ले लिया जाता है। काफ़ी समय बीत चुका था इस बात को, पर इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद थी कि ये मर्डर मिस्ट्री शायद अब सुलझ जाए। लाश को फिर से दफना दिया गया। इस कब्र को देखने कई लोग आते, फूल और खिलौने रख कर जाते, पर इस दांत वाले DNA से भी उसकी जांच नहीं हो पाई। अब इस मर्डर मिस्ट्री अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके पीछे थ्योरीज क्या आई। अब जो शुरू से लेकर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसमें 3 थ्योरीज सामने निकल कर आती है। एक थ्योरी थी जिसके ऊपर लगभग सब ने बिलीव करा, ज़्यादातर लोग उसको मानते हैं, मिसेस M। इसकी कहानी है कि 2002 में ओहायो, जो एक स्टेट है USA का, 2002 में ओहायो की एक साइकियाट्रिस्ट ने इन्वेस्टिगेटर्स को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उनकी एक क्लाइंट ने लगभग 13 साल पहले 1989 में उन्हें बताया था कि उस बच्चे का साथ क्या हुआ था, पर वो पब्लिकली सबके सामने नहीं आना चाहती थी। सो साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें नाम बता दिया मिसेस M। M के हिसाब से 1954 में उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था।
जिस औरत ने इसे अडॉप्ट किया वो फिजिकली काफ़ी अब्यूसिव थी इसके साथ। बच्चे को काफ़ी मारा गया, काफ़ी पीटा गया। एक दिन बच्चा अपनी हिम्मत हार गया और उसने घर के बाथटब में उल्टी कर दी। ये देख उसकी माँ को गुस्सा आया और गुस्से में उसने बच्चे को फ्लोर पर जोर से पटका और पटक कर मार डाला। अब इन्वेस्टिगेटर्स डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे एम के पास और पूरी कहानी पता करेंगे। एम ने जो स्टोरी सुनाई वो कुछ यूँ थी। एम बताती है कि जब वो 10 साल की थी उसके पिता लाइब्रेरियन थे और माँ एक टीचर थी। एक दिन उसकी माँ उसको कार में बिठाकर एक अजनबी के घर जाती है। अजनबी औरत को एक एनवलप देती है और बदले में एक कमज़ोर सा बच्चा उसकी माँ ले लेती है। एम ने बताया कि बच्चा ढंग से बोल नहीं सकता था और मेंटली हैंडीकैप था, मानसिक रूप से विकलांग। एम की मदर ने इससे नाम दिया जोनाथन, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि उसका असली नाम है क्या। अगले 2 साल तक जोनाथन को बहुत बुरी तरह से रखा गया। जोनाथन को नीचे बेसमेंट में सबसे छिपा कर रखा जाता था। टॉयलेट के नाम पर जोनाथन के पास सिर्फ फर्श था और सोने के लिए एक कोयले के बीच में पड़ा एक खाली बॉक्स। जोनाथन को कभी बेसमेंट से ऊपर नहीं आने दिया गया, इसलिए बाहर की दुनिया वालों को कभी पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई जोनाथन नाम का लड़का रहता है। जब भी कोई घर में आता तो जोनाथन को छुपा दिया जाता, जोनाथन को पीटा जाता और सेक्सुअली अब्यूज भी किया जाता। एम बताती है जिस दिन जोनाथन को मारा गया उस दिन जोनाथन की पहचान छिपाने के लिए एम की मदर ने उसके बाल काट दिए ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। फिर एम और उसकी माँ ने जोनाथन को एक कंबल में लपेटा और दोनों डेड बॉडी को डंप करने के लिए रवाना हुए। एम की मदर को रोड के किनारे एक सुनसान जगह दिखी तो उसने गाड़ी वहीं रोक दी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकले तभी एक और कार वहाँ आ गई। उस कार में से एक आदमी ने पूछा कि उनकी कार में कोई ट्रबल तो नहीं है। एम और उसकी माँ ने चालाकी से कार की नंबर प्लेट को ब्लॉक कर दिया ताकि वो आदमी हिंट ना ले सके कि ये गाड़ी का नंबर क्या है और वो गाड़ी के नंबर ना देख। एम की मदर ने उस आदमी को इग्नोर कर दिया। वो आदमी भी चला गया। इन्होंने आसपास देखा, एक बॉक्स दिखाई दिया जिस पर लिखा था जेसी पेनी। इन्होंने बच्चे को उसमें डाला और वहीं पर डंप कर दिया। अब हैरानी की बात यह है कि 1957 में पुलिस रिकॉर्ड में है ये बात कि 1957 में जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी तब एक आदमी सामने आया और उसने बताया था कि सेम उसी लोकेशन पर